हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सड़कों पर डटे 1 महीना हो गया। सरकार की ओर से ताजा संशोधनों का प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार बिना किसी शर्त के बातचीत के टेबल पर आए। किसानों की ओर से अब भी तीनों कानून वापसी की मांग की जा रही है। दूसरी ओर आज किसानों के मसले पर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष मार्च निकालने जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। उनके साथ विपक्ष के अन्य कई नेता भी होंगे। राहुल की अगुवाई में एक मार्च निकाला जाएगा जिसमें विपक्ष के सांसद होंगे, जिसके बाद करीब 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला पत्र राष्ट्रपति को सौंप कानून वापसी की अपील होगी। ये मुलाकात सुबह करीब 11:30 बजे होगी। किसानों के द्वारा आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। किसान नेता दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आंदोलन का कारण बताएंगे। किसान मोर्चा की ओर से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों के कुछ सवाल हों तो वो जवाब दे सकें। किसानों के आंदोलन के बीच आज किसान सेना के समर्थक और किसान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे। किसान सेना नए कृषि कानूनों पर अपना समर्थन देगी। बीते दिन सिंघू बॉर्डर पर 40 से अधिक किसान संगठनों की बैठक हुई जिसमें सरकार के प्रस्ताव को नकार दिया गया। किसानों ने सरकार को लिखकर नया प्रस्ताव देने की बात कही है जिस पर विचार किया जाएगा। किसानों की सबसे बड़ी मांग अब भी तीनों कानूनों की वापसी है। किसानों का ये फैसला तब आया जब 25 दिसंबर को पीएम मोदी हजारों किसानों से संवाद करेंगे और उनके खाते में कृषि सम्मान निधि योजना की किस्त भेजेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की वजह से उन लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद जाने के लिए केएमपी और केजीपी का प्रयोग करते थे। लेकिन ये दोनों रास्ते बंद होने के बाद लोगों ने विकल्प के तौर पर दूसरे रास्तों को अपनाना शुरू कर दिया है। केएमपी और केजीपी के बंद होने से लोग अब बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे से होते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से बुधवार देर रात बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे भी बुरी तरह से जाम हो गया। इस दौरान लोग काफी बेचैन और परेशान नजर आए। लोगों को करीब 5-6 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। करनाल के निसिंग से वार्ड नंबर 4 की पार्षद पुनीत कौर ने पार्षद पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने करनाल जिला सचिवालय में पहुंचकर अपना त्यागपत्र किसान आंदोलन के समर्थन में एसडीएम को सौंपा है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे किसानों ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह के पुतले का शव यात्रा निकाली। इस दौरान भूमन चौक पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। इसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हुए थे। किसानों का कहना है कि 25 से 27 दिसंबर तक सभी टोल नाकों को पर्ची फ्री करेंगे। वहीं किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा कि सरकार जबरदस्ती उन पर ये 3 कानून थोपना चाहती है जबकि इसकी किसी ने भी मांग नहीं की है। टिकरी बॉर्डर पर मुख्तसर साहिब से किसान पहुंचे और उनके साथ पहुंचे एक मासूम ने अलग अंदाज में किसानों की आवाज उठाई। 7 साल की मासूम ने खेतों में किसानों की मेहनत और फसलों की कीमत को बताते हुए केंद्र सरकार से किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लेकर अच्छी खबर सामने आई। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अनिल विज अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सिरसा के वार्ड नंबर 29 में नगर परिषद उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं जिसको लेकर बुधवार को हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की।
गोविंद कांडा ने घर घर जाकर निशा बजाज के लिए वोट की अपील की। इस अभियान में हरियाणा लोकहित पार्टी के युवा नेता धवन कांडा और धैर्य कांडा भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी से युवा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। गोविंद कांडा ने कहा कि इस वार्ड के लोग निशा बजाज को वोट देकर नगर के विकास की नई इबारत लिखेंगे। डोर टू डोर प्रचार से चुनावी हवा बदली हुई दिखाई दी। मतदाताओं का उत्साह और उनका समर्थन देखकर निशा बजाज की एकतरफा जीत तय मानी जा रही है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड महामारी के चलते पहली से 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जाएगी। जनवरी से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का मासिक मूल्यांकन टेस्ट अफसर ऐप के माध्यम से लिया जाएगा। पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे पुराना हमीदा कॉलोनी वासियों ने बुधवार को हमीदा चौकी के बाहर जाम लगाया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने नगर निगम और वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक महिलाओं ने जाम लगाए रखा। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कॉलोनी वासियों के धरने पर पहुंची पार्षद निर्मला चौहान को भी विरोध का सामना करना पड़ा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से ट्यूबवेल खराब होने के कारण पानी की समस्या आ रही है। कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। उधर पार्षद का कहना है कि एक ट्यूबवेल 15 दिन पहले खराब हो गया है, जिसकी सूचना हमने तुरंत पब्लिक हेल्थ को दी, लेकिन निगम और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की आपसी बातचीत न होने के चलते ये काम नहीं हो रहा। नूंह जिले में लोगों को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध करवाने के मकसद से करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बावजूद इसके जन स्वास्थ्य विभाग की योजना कारगर साबित नहीं हो पा रही। आज भी मेवात के अधिकतर गांव की महिलाएं सिर पर मटका रखकर पानी लाने को मजबूर हैं। यहां पीने के पानी के लिए टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। पिंगवा खंड का गांव पापड़ा आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहा है। यहां करीब 7 महीने से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। अधिकारियों से बार बार शिकायत करने के बावजूद उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। मेवात में सिर्फ पीने के पानी की समस्या नहीं है, यहाँ किसानों के लिए भी अपने खेतों में सिंचाई के पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। हालांकि सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई गईं, बावजूद इसके मेवात के किसान नहरी पानी से दूर हैं। नहर पानी आने में हो रही देरी से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। किसानों ने करीब 1 महीना पहले खेतों में गेहूं और सरसों की फसल की बिजाई तो कर दी, लेकिन अब फसलों के पहला पानी देने के लिए नहरी पानी नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें कि गेहूं की फसल को कम से कम 5-6 बार तक पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी तक पहली सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा। किसानों का कहना है कि बिजाई के दौरान मुश्किल से नहर में पानी छोड़ा गया था, लेकिन अब नहर में पानी नहीं है, जिसकी वजह से किसान चिंता में हैं। उधर शिकायत किए जाने पर अधिकारी नहर में पीछे से ही पानी न आने का हवाला दे रहे हैं। नांगल चौधरी में 40 स्टोन क्रशर यूनिट को बंद करने और सहमति पत्र रद्द करने की सिफारिश की गई। इसके अलावा 2 स्टोन क्रशर यूनिट के अनुमति पत्र रद्द कर दिए गए हैं। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा गठित कमेटी की बैठक में कहा कि जिले में नियमों के खिलाफ कोई भी यूनिट नहीं चलनी चाहिए। समय समय पर संयुक्त टीम औचक निरीक्षण करे और ऐसी यूनिटों को तुरंत बंद करवाएं जो नियमों की परवाह नहीं कर रही है। डीसी ने बताया कि जिले की 22 अन्य स्टोन क्रशर यूनिट की अनुमति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यालय की ओर से जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तोशाम स्थित एक पनीर भंडार पर छापेमार सैंपल लिए। सैंपल को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। सोनीपत के गांव झुंडपुर में लगातार लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बीते दिन गांव में 3 बदमाश चोरी के इरादे से आए। हालांकि इस दौरान बदमाशों को ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए मौके पर धर दबोचा। ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक शख्स घायल हो गया।
ग्रामीणों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले किया। बता दें कि इससे पहले भी गांव झुनपुर में कई बार चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। करनाल के नेशनल हाईवे पर बेखौफ लुटेरों का आतंक है। ताजा मामले में 4 लुटेरों ने ट्रक के ड्राइवर पर हथौड़े से हमला करके लूटपाट की और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यूपी से लुधियाना जा रहे ट्रक के खराब होने पर ड्राइवर उसे ठीक करने रुका था। इसी दौरान लुटेरों ने ड्राइवर पर हमला बोल दिया और ड्राइवर का मोबाइल और पैसे लूटकर फरार हो गए। इससे पहले भी हाईवे पर लुटेरों की गैंग ने बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया था। सिरसा में लड़कियों के लिए अलग से बस सेवा शुरू करने की लंबे समय से मांग चल रही थी, जो अब पूरी होती दिख रही है। दरअसल सिरसा से माधो सिंघाना गांव के लिए स्पेशल गुलाबी बस का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। बस अड्डे से चलकर ये बस भंभूर होते हुए माधो सिंघाना जाएगी। इस बस में कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं ही सफर कर पाएंगी। प्रदेश सरकार ने इन अलग अलग रूट्स पर चलाने के लिए सिरसा डिपो को 5 बसें दी हैं। कॉलेज और स्कूल टाइम के अनुसार इन बसों से रूट चार्ट तैयार किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने सिरसा आने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। बता दें कि अगले कुछ दिनों में एक और बस को जमाल रूट पर चलाए जाने की योजना है। फरीदाबाद के सेक्टर 31 इलाके में दिन दहाड़े एक युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आए थे और फिर युवक की हत्या करने के बाद फरार हो गए। फिलहाल क्राइम ब्रांच की कई टीम्स और पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि मृतक मनोज भाटी सेक्टर 31 इलाके में अपनी प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से मिलने पहुंचे थे। जैसे ही वो वहां से निकले तभी उनके पीछे कुछ गाड़ियां लग गईं। गाड़ियों में सवार युवकों ने मनोज पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे घबराकर मनोज ने गाड़ी काफी तेज दौड़ाई, लेकिन कुछ देर बाद ही बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यमुनानगर के नंगली क्षेत्र में एक फार्म हाउस के पास 2 अजगर निकलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई फुट लंबे इन अजगरों को जब लोगों ने देखा तो उन्होंने इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ विभाग को दी। दोनों अजगर एक फार्म हाउस के साथ लगती दीवार से मिले हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि नगली के पास एक फार्म हाउस है, वहां पर ये 3 अजगर आते हैं। सर्दी का मौसम होने के कारण ये धूप सेकने के लिए आते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इनका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है। पिछले सप्ताह से मौसम में उतार चढ़ाव जारी। नीलोखेड़ी में सर्द हवाएं एक बार फिर लोगों को परेशान कर रही हैं। वहीं कोहरे ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाईवे पर वाहन चालक दिन के समय में भी लाइट जलाकर वाहन चलाते नजर आए। वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चलाने के दौरान काफी मुश्किलें हो रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कोहरे का मुकाबला आने वाले समय में भी लोगों को करना पड़ सकता है। हालांकि आसमान साफ रहेगा। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 495 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 110 और फरीदाबाद में 68 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 21 और भिवानी में 29 नए मामले सामने आए। वहीं यमुनानगर में 14 और पंचकुला में 15 नए केसेस 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2847 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,59,226 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 647 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कुल 2,51,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। रोहतक में घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग भीषण ठंड में अलाव का सहारा लेते नजर आए। अचानक गिरे तापमान ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। वहीं किसानों का कहना है कि ये ठंड और कोहरा उनकी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में रहने वाले एक परिवार की ही 2 महिलाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी जेठानी का परिवार घर की दूसरी मंजिल पर रहता है और वो पहली मंजिल पर रहती हैं और उनके संबंध ठीक नहीं हैं।
महिला ने बताया कि अचानक उसकी जेठानी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसका फोन भी छीन लिया। इस दौरान महिला ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। महिला की माने तो बीते 13 तारीख को उसके साथ ये वाकया हुआ, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही केस भी वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या, लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने सबसे पहले संदीप उर्फ सोनू को शामली से गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को 23 तारीख को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि इन आरोपियों को किसी मुखबिर द्वारा महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जाती थी, जिसके बाद इनके द्वारा उस स्थान की रेकी करके हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम दिया जाता था। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि आरोपियों में सोनू, राहुल और प्रकाश का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।